हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7 का इकाई 3 सांख्यिकी। तो देखिए सांख्यिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पाई चार्ट की अवधारणा का निरूपण पढ़ेंगे, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप उसके प्रकार पढ़ेंगे, समांतर माध्य की गणना पढ़ेंगे जब बारंबारता नहीं दी हो, और समांतर माध्य ज्ञात करना पढ़ेंगे जब बारंबारता दी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था हमने कि निश्चित उद्देश्य से जो आंकड़े तथ्य एकत्र किए जाते हैं, निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा आपको मिल गई, आंकड़े किसे कहते हैं। तो किसी भी निश्चित उद्देश्य के लिए जो भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कुछ देखा होगा आपने, जब वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच शुरू होता है तो किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, किसने ज़्यादा बनाए, किसने कम बनाए, किसको मैन ऑफ मैच मिलेगा, ये सब क्या है, ये सब आंकड़े हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप अपने जीवन में बहुत से आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं। जैसे आप क्लास के बच्चों के लंबाई का आंकड़ा निकाला जाए, बच्चों की वजन के तथ्य, किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, पिछले पाठ में हम लोगों ने पिछले साल 6 में 12 सारणी बनाना सीखा था, पिक्टोग्राफ सीखा था, दंडारेख सीखा था, बारह सीखा था। अब इस बार हम लोग पाई चार्ट सीखेंगे। इसमें सीखिए पाई चार्ट। ये पाई चार्ट क्या होता है, तो आप देखिएगा, एक वृत्ताकार भाग, जब सूचनाओं को, आंकड़ों को ऐसे वृत्ताकार भाग के रूप में दर्शाया जाता है उसे पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, इनमें ये त्रिज्या खंड के रूप में, वृत्त के जो टुकड़े होते हैं त्रिज्या खंड के रूप में उन्हें ऐसे दर्शाया जाता है। अब जैसे मैं एक पाई चार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लें। वृत्त आरेख, और वृत्त आरेख संपूर्ण और उसके भाग के संबंध को दर्शाता है। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंड में विभाजित किया जाता है। पूरे वृत्त को बहुत से टुकड़ों में बांट देंगे, एक टुकड़ा, 2, 3, चाहे सब ऐसे बांट देते हैं। ये पाई चार्ट कहलाता है। मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बच्चे का पाई चार्ट दिया गया है। ये पूरा 24 घंटे का सर्कल दिया गया, 6, 3, 9, 3, 12, 4, 16 और 8, 24 घंटे का पूरा सर्कल दिया गया है बच्चे का कि वो 24 घंटे में क्या क्या करता है। अब देखिए आप, तो वो 24 घंटे क्या करता है, 6 घंटे स्कूल में रहता है, 3 घंटे गृह कार्य करता है, 3 घंटे पढ़ाई करता है, 4 घंटे मनोरंजन करता है, 8 घंटे निद्रा करता है। अगर ये घंटे ना लिखे हों और केवल आपको चित्र देखकर बताना हो तो आप खुद देखेंगे ये वाला भाग सबसे बड़ा है। इसका मतलब वो सबसे अधिक क्या करता है, जो उसके टोटल 24 घंटे का काम है उसमें 1/3 क्या करता है, वो सोता है। स्कूल के बाद उसके बाद मत है स्कूल का, ठीक है, गृह कार्य का, पढ़ाई का। तो ये सब अलग अलग भाग हम देखकर ही पहचान सकते हैं। जैसे ये एक कार्यक्रम दिए गए हैं, कौन से कार्यक्रम अधिक देखे जाते हैं, कौन से कम देखे जाते हैं, तो उस पर एक पाई चार्ट दिया गया है। तो आप देखिए, ये मनोरंजन, समाचार, खेल और ज्ञानप्रद। अब आप खुद देख के बताइए सबसे अधिक कौन सा चैनल देखा जाता है, तो साफ दिया सबसे अधिक कौन सा देखा जाता है, मनोरंजन चैनल देखा जाता है। आप इसे ग्राफ देख कर ही बता सकते हैं बिना कोई गणना किए हुए। सबसे कम, तो सबसे कम भाग कौन सा है वाला, ज्ञानप्रद, मतलब ज्ञानप्रद चैनल सबसे कम देखा जाता है और मनोरंजन चैनल सबसे अधिक देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद समाचार नंबर आता है, उसके बाद खेल का नंबर आता है। ठीक है, तो ऐसे पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग आसानी से सूचनाओं को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जा सकते हैं, तो मनोरंजन कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे कम देखे जाते हैं, तो ज्ञानप्रद कार्यक्रम सबसे कम देखे जाते हैं। समाचार देखने वाले दर्शकों का प्रतिशत कौन सा है, तो समाचार देखने का आप देखिए, ये 55% है, ये 5% है, 15% है, 25% है। इनका कितना परसेंट है, 25% है। मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वाले दर्शक, मनोरंजन को छोड़ दिए, मनोरंजन देखते हैं 55%, कुल कितना होता है 100%, तो बचे कितने 45%। इसका मतलब 45% लोग बाकी काम देखते हैं। मैं एक पाई चार्ट बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ, फिर बात करते हैं। संपूर्ण वृत्त आपका 360 डिग्री का होता है। ये केंद्रीय, टोटल केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कुल 1080 रुपये थे, उसने 540 रुपये से घर का सामान खरीदा, 270 रुपये के
कपड़े खरीदे, 180 रुपए के फल खरीदे और 90 रुपए की दवाई खरीदी। ठीक है, 1080 रुपए को उस व्यक्ति ने इस प्रकार से 4 भागों में खर्च किया। ओके, अब हमने इस खर्च का पाई चार्ट बनाना है। तो समझिएगा कुल केंद्रीय कोण कितना होता है, 360। अब आप देख लीजिएगा, हम यहाँ 2 बातें देखेंगे। जैसे हमें पहले घर का सामान देखना है, तो देखिए घर के सामान का भाग, घर का सामान इस पूरे भाग का कौन सा भाग है? तो घर के सामान पर खर्च बटे कुल रुपए। घर के सामान पर कितने खर्च हुए? 540। कुल रुपए कितने हैं? 1080। 28 काट दिया, 18 दिया 54, 18 छक्का 108, 3 एकम 3, 3 दूनी से कितना आ गया? 1/2। इसका मतलब घर के सामान पर जो खर्च हुआ वो कुल खर्च का कितना भाग था? 1/2। ठीक, अब अगर हमें देखना है ये कितने अंश है, पाई चार्ट का कितने अंश है, तो इसे आप 360 से गुणा कर देंगे। गुणा कितना होता है? 360 होता है ना, कितना आ गया? 180 अंश। मतलब अगर आप यहाँ पर कितना कोण बनाएंगे? 180 कोण बनाएंगे। ऐसे ये कोण कितना बनेगा? 180। ये क्या है? घर का सामान। बात समझ आई? चाहे इसे 180 कह दें या इसे आप 1/2 कह दें। अगर पूछे संपूर्ण का कितना है तो 1/2 है, और कुल पाई चार्ट का कितने अंश है तो आप कहेंगे 180 अंश है। इसी प्रकार से मैं कपड़े पर खर्च भाग, तो भाई कपड़े पर खर्च बटे कुल रुपए। कपड़े कितना खर्च हुआ? 270। कुल रुपए कितने? 1080। 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया? 1/4। मतलब संपूर्ण भाग का 1/4। लेकिन वही बात अगर इसे हम क्या बनाए तो 360 से गुणा कीजिए, कितने अंश आ गया? 90 अंश आ गया। मतलब अगला भाग चाहे तो आपका ये पूरे का 1/4 है, या इस कोण को बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए? 90 अंश। ये काहे पर खर्च हो गया? ये आपका कपड़े पर खर्च हो गया। ओके, अब आइए फल देखते हैं। फल पर खर्च भाग, फल पर खर्च बटे कुल खर्च। फल पर कितना खर्च हुआ? 180 रुपये। कुल कितना खर्च है? 1080 रुपये। 0 0 गया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 छंग 12, कितना आ गया? 1/6। अब 1/6 को जब आप अंश में बदलेंगे, 6 छंग 36, कितना आ गया? 60 अंश। तो आप चाहें इसको ऐसे खींच लीजिए, ये कोण आपका 60 अंश होगा, या इसे पूरे का 1/6 कह दीजिए। और ये काहे पर खर्च है? फल पर। अंतिम दवाई, तो दवाई पर खर्च बटे कुल खर्च। दवाई कितना खर्च किया आपने? 90 रुपये। कुल कितना खर्च आपका है? 1080। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/12। तो 1/12 भाग को जब 360 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, कितना आ जाएगा? 30 अंश। तो आप देखिए आपका जो अंतिम भाग बचा है वो यहाँ 30 अंश आ गया, और ये पूरे का कितना है? 1/12 है। किस पर खर्च है? ये दवाई पर खर्च है। किस पर खर्च है? ये दवाई पर। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट समझ गए होंगे। तो इस पाई चार्ट को हम आपके लेसन 3.1 में समझेंगे। तीन ए, आप 3A का पहला सवाल देखिएगा। तीन ए का पहला सवाल आपके सामने है।
किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई चित्र द्वारा निरूपित किए गए। ये पाई चित्र दिख रहा है आपको। 180 अंश पे द्वितीय श्रेणी के छात्र हैं, 60 डिग्री पे प्रथम श्रेणी के छात्र हैं, 90 डिग्री पे तृतीय श्रेणी के छात्र हैं और 30 डिग्री पे अनुत्तीर्ण छात्र हैं। अब आपको देखकर ही लग रहा है कि सबसे अधिक छात्र किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? द्वितीय श्रेणी में। ठीक, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? क्या है? द्वितीय श्रेणी में, क्योंकि द्वितीय श्रेणी क्या है? 180 अंश है। अब देखिए द्वितीय श्रेणी, अब कह रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? आप जानते हैं 3 श्रेणियां होती हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी वाले कैसे उत्तीर्ण है? 60 अंश, द्वितीय वाले 180 अंश, तृतीय वाले 90 अंश। अब बताइए 60, 90 और 180 कौन सबसे कम है? 60 सबसे कम है। इसके मतलब सबसे कम उत्तीर्ण छात्र जो हैं वो किस श्रेणी के हैं? प्रथम श्रेणी के। प्रथम श्रेणी में सबसे कम बच्चे पास हुए, उससे ज़्यादा तृतीय श्रेणी में और सबसे अधिक द्वितीय श्रेणी में। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए अनुत्तीर्ण छात्रों का भाग, कितना भाग है अनुत्तीर्ण छात्रों का? अनुत्तीर्ण छात्रों का केंद्रीय कोण बटे कुल कितना होता है? 360। तो यह है 30 बटे 360। 0 से 0 घटा, कितना आ गया? 1 बटे 12 भाग। अब चूंकि कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र हैं 60, इसलिए अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए? 60 का 1 बटा 12, मतलब 60 गुणा 1 बटा 12, 12 पंजे 60, 5 छात्र। ओके, इसका मतलब आपके 5 छात्र क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। बात समझ में आ गई? अब आपसे कह रहे हैं प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्याओं में अनुपात क्या है? तो देखिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के छात्रों में जो इनके केंद्रीय कोणों का अनुपात होगा वही इनकी संख्याओं का अनुपात होगा। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के छात्रों की संख्या का अनुपात बराबर जो इनके केंद्रीय कोण अनुपात होगा, क्या होगा? 60 बटे 180, 6×3=18, कितना होगा? 1:3। तो जो केंद्रीय कोण का अनुपात होगा वही इनके छात्रों की संख्या का अनुपात भी होगा। यह आ गया 1:3। मुझे उम्मीद है सवाल अच्छा लगा होगा। आप 3 और सवालों को ट्राई कीजिएगा। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।